वेलकम टू योर चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का विस्टास से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको थोड़ा हम मैप के जरिए से भी समझते चलेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर में लिखा हुआ है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के एंड तक की जर्नी। तो यहाँ पर अर्थ का एंड मतलब कहाँ पर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक जर्नी करना। और इस उसी के लिए ये चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, टिशानी डोशी ने ये चैप्टर लिखा है। तो चलिए विदाउट डिले हम कंटिन्यू करते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब यहाँ से पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप ये जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, इसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बहुत अधिक जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही एक ऐसा प्लेस है जो इसके जानने में मदद कर सकता है। मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जाना चाहिए और इसके जानने में आपकी मदद कर सकता है। वोन वोएज, वोन वोएज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन अगर समबडी इज गोइंग टू जर्नी, तो वहाँ पर उसको गुड लक के लिए वोन वोएज बोलते हैं। ठीक है ना, वोएज का मतलब समुद्री यात्रा होती है। तो वोन वोएज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन अगर कोई यात्रा पे निकल रहा है तो उसके लिए वोन वोएज यानी कि गुड लक बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टिशानी डोसी बोलती हैं कि मतलब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल। अब्रॉड अर्ली दिस ईयर यानी कि इस वर्ष के शुरुआत में ही, अर्ली का मतलब शुरुआत है ना, इस वर्ष के शुरुआत में ही आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड, तो मैंने अपने आप को, अबॉर्ड का मतलब सवार पाया, एज अ रशियन रिसर्च विजल, एक रसिया के रिसर्च विजल पर, विजल का मतलब होता है जहाज, है ना, जिसका नाम था द अकेडमिक सुकाल्स्की, यानी कि अकेडमिक सुकाल्स्की रशियन विजल पर मैंने अपने आप को सवार पाया। ये टिशानी डोसी बोलती है। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और हेडिंग का मतलब मैं वहाँ यात्रा कर रही थी या जा रही थी टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट का मतलब सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट का मतलब सबसे शुष्क, और वाइंडेस्ट का मतलब सबसे तेज हवा वाला कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, इन द वर्ल्ड। तो मैं इस रशियन जो रिसर्च विजल था एकेडमिक सुकाल्स्की, इसके द्वारा सबसे ठंडी हवा वाले और सबसे शुष्क हवा वाले कॉन्टिनेंट की ओर, जो वर्ल्ड का सबसे ठंडा महाद्वीप कहा जाता है, उसकी ओर जा रही थी, जिसका नाम है यहाँ पर अंटार्कटिका, उसकी ओर जा रही थी। माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। अब मेरी जो जर्नी है वो 13.09 डिग्री, अब देखिए ये डिग्री क्या है अभी हम समझते हैं। तो 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब होता है जो भूमध्य रेखा होती है, तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ वाले इलाके में 13.09 डिग्री से मद्रास से मेरी यात्रा शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और मैंने लगभग उसमें 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया था। मतलब इस यात्रा में मेरे 9 टाइम जोन्स भी इन्वॉल्व थे। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलाशय थे, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और ऐसे ही बहुत से इकोस्फीयर्स थे। इकोस्फीयर्स का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जहाँ पर लाइफ लिविंग के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसको इकोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ें क्रॉस की थी। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि ये जो 13.09 डिग्री ये क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट और सबसे कोल्डेस्ट एंड सबसे ज़्यादा वाइंडेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं भी यहाँ पे चलती हैं। तो आप देख सकते हैं इमेज में। और ये यहाँ से हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए यहाँ से इन्होंने अपनी, जो टिशानी डोशी हैं, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना, क्योंकि मद्रास इंडिया में ही आता तो इसलिए इंडिया का मैप लिया गया है। तो देखिए मद्रास का जो मद्रास आज का जो न्यू नेम है वो तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो यहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा लगभग शुरू की थी। तो देख लेते हैं, देखिए ये आपका लगभग ये 6 डिग्री यहाँ पर दिया, 6 से नीचे इक्वेटर है, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और नीचे इंडियन ओशियन है। ये इंडिया अपना एक पेंसुलार है। तो इन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा लगभग सीधे की 12 टू 14, तो 12 टू 14 ये मतलब यहाँ पर लोकेशन दी हुई है डिग्रीज में, और ये नॉर्थ में है। तो लगभग लगभग हम मान सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की होगी। ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा, ये ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट की होगी। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से ये। इसके अलावा हम जैसा कि बात कर रहे थे कि आपका जो सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको वर्ल्ड के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप सीधा अंटार्कटिका पर पहुंचिए। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, तो देखिए इसी समय पर मतलब ये सब मैंने ट्रैवल करने के बाद में मैंने वास्तव में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पहला कदम रखा। सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे मैंने पहला कदम रखा। आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। तो इस यात्रा में मैंने लगभग 100 घंटे की यात्रा कर ली थी, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कार मतलब कार का कॉम्बिनेशन था, यानी कि मैंने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए थे। कार, एरोप्लेन भी था, शिप, ये सब चीज़ें मैंने यात्रा में यूज़ की थी, मतलब इनके द्वारा यात्रा मैंने अपनी पूरी की थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। इसलिए अंटार्कटिका से मेरा पहला जो पहली जो मैं रूबरू हुई थी अंटार्कटिका से, उसके लिए मेरी पहली इमोशंस जो थी, इमोशन का मतलब फीलिंग यानी कि भावनाएं जो थी, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, वाइट लैंडस्केप मतलब सफ़ेद भूपृष्ठ। तो मेरी अंटार्कटिका की पहली सफ़ेद भूपृष्ठ वाले से पहली कुछ भावनाएं क्रिएट हुई। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, और अनइंटरप्टेड का मतलब होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस में, है ना, कभी खत्म ना होने वाला। ब्लू हॉरिजन, देखिए हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन अ प्लेस वेयर द अर्थ एंड द स्काई आर अपियर टू मीट ईच अदर, मतलब जहाँ पर अर्थ और स्काई है वो एक दूसरे से, या लैंडस्केप कह सकते हैं, लैंडस्केप और स्काई है वो एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, उसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है ना। हॉरिजन का मतलब होता है क्षैतिज। तो समझ गए हो आप हॉरिजन का मतलब क्या होता है। वॉज रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या था, आरामदायक था। तो मैंने जैसे ही, कहने का पॉइंट यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैं अंटार्कटिका पे पहला मैंने कदम रखा और जिसमें मैंने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए थे, तो मेरा जो पहला इमोशन वहाँ पर आया उस वाइट लैंडस्केप को देखकर, वो कैसा आया, एकदम रिलीफ का आया, मतलब मुझे थोड़ा आराम मिला वहाँ से देख के। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसी के क्या हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची तो इस बात का पीछा करते हुए एंड इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, तो मुझे तुरंत ही क्या हुआ, एक आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, अब वंडर मुझे किस बात का हुआ था, इसकी विशालता का हुआ था। इमेंसिटी का मतलब विशालता, ठीक है ना, ह्यूजिलेशन। इट्स आइसोलेशन, इसकी एकाग्रता का। देखिए आइसोलेशन का मतलब जो चीज़ अलग रहती हो, मतलब एकाग्र रहती हो, उसको आइसोलेट, ये तो कोरोना के समय में आइसोलेशन का मतलब सभी समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। बट mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। लेकिन सबसे मुख्य बात जो मेरे आश्चर्य की थी वो ये थी कि कभी एक ऐसा समय था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूमि के भाग थे, एक ही बड़े भूभाग के पार्ट थे, ठीक है ना। एक बड़ा लैंडस्केप था, बड़ा लैंड मास था, उसके ही दोनों भूभाग थे, इंडिया और अंटार्कटिका। तो इस बात से सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ था, ठीक है। तो निशानी डोशी ने बताया। अब उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब अंटार्कटिका का कुछ हिस्ट्री का पार्ट है, उसके बारे में समझ लेते हैं। 650 मिलियन ईयर्स एगो, तो 650 मिलियन, तो लगभग 6 करोड़, और हम कह सकते हैं 50 लाख साल पहले, ठीक है ना, 6 करोड़ और 50 लाख साल पहले, अ जाइंट एमलगामेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, एक बड़ा जुड़ा हुआ, एमलगामेटेड मतलब जुड़ा हुआ, दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है अति महाद्वीप, जिसका नाम बताया यहाँ पर गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो वास्तव में यहाँ पर उपस्थित था, ठीक है ना। तो आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बड़ा जुड़ा हुआ दक्षिणी अति महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में अपने अस्तित्व में था। क्रिएटेड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जो थोड़ा मोटा मोटा हम अनुमान लगा सकते, रफली का मतलब होता है मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि जो आज के वर्तमान समय में उपस्थित है। तो देखिए एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये हमारा पहले वर्ल्ड का पूरा मैप है, अप्रॉक्स मैप है। तो पहले जो हमारा अर्थ था उस वो बीच में से ये इक्वेटर लाइन है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये नॉर्थ वाला पार्ट है ये, और ये सदर्न पार्ट है, ओके। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसको लॉरेशिया बोलते थे, ठीक है, जिसमें यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका की ये 2 प्लेटें थी। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है इसको हम गोंडवाना बोलते थे, है ना, इसका नाम गोंडवाना था। और एक ओशियन था, बहुत बड़ा ओशियन था, जिसका नाम था पैंथलेशा,
पैंथेलिसा ओशियन, ठीक है। और एक ही सी था जिसका नाम था टेथिस सी। अब यहाँ से देखो 2-3 बातें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये नदन वाला पार्ट है जिसमें साउथ अमेरिका की प्लेट है, अफ्रीका की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये प्लेट्स हैं। उसके बाद में क्या हुआ आगे भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अर्थ पर क्या हुआ कि रकस हुई, रकस का मतलब उथल पुथल हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हैं ये एक दूसरे से मतलब सेपरेट होने लग गई और दूसरी प्लेट में जाके जुड़ गई। तो यहाँ पर आप अभी हम आगे बात करेंगे कि ये वर्तमान का जो मैप है, जो प्रेजेंट डे का मैप है, ये जो साउथ अमेरिका की जो प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट से इधर आके यहाँ पर ऐड हो गई। इसके बाद में यूरेशिया की प्लेट इस तरीके से यहाँ जुड़ गई और अफ्रीका बीच में आ गया, और ये इंडिया अफ्रीका से अलग होके सीधा टेथिस सी से होते हुए चाइना की प्लेट से जाके टकरा गया। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो क्रिएशन हुआ है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से हुआ है, टेथिस सी पर एक हिमालय बना हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, सॉरी। और इंडिया और चाइना की जो रसिया की प्लेट है, जब आपस में ये टकराई थी, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर किसी न किसी पर्वत का निर्माण होता है या कभी कभी भ्रंश घाटियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके से ये एक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है थोड़ा। फिर ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, ये इधर यहाँ पर खिसक के आ जाती है, और अंटार्कटिका यहीं पर सेम अपने स्थान पर ही रहता है। तो लगभग लगभग आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा पहले का वर्ल्ड था, पहले का जो नक्शा था, लेकिन आज का प्रेजेंट वर्ल्ड कैसा है, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। अब देखिए उस समय जब गोंडवाना था तो उस समय क्या था कि थिंग्स का मतलब चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और इस ग्लोबल सीन पर जो अभी आपको दिखाया था, उस ग्लोबल सीन पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पहुंचा था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, हॉस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और उस समय जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, ठीक है। जहाँ पर हम आज अंटार्कटिका को सबसे कोल्डेस्ट बोलते हैं, तो एक ऐसा टाइम था आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले कि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो एकदम से ही बहुत ही वार्मर था, मतलब गर्म था। हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, तो वहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की बहुत सी वेराइटियाँ पाई जाती है। अब देखिए फ्लोरा एंड फोना क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्लोरा एंड फोना मतलब जिसमें छोटे छोटे जो जीव आ जाते हैं वो सभी फ्लोरा एंड फोना है, तो इनको हम फ्लोरा एंड फोना कह सकते हैं। तो इस प्रकार की वेराइटीज़ वहाँ पर पाई जाती थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये नॉर्थ का लिखा हुआ है, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें साउथ में भी लगभग ऐसा ही था, जो साउथ गोंडवाना लैंड था, ठीक है। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. तो देखिए for 500 million years, लगभग 500 मिलियन साल तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना मतलब अपने अस्तित्व में रहा, मतलब गोंडवाना का बोलबाला रहा, मतलब वो उसकी ऐसी शेप रही। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोरस वर वाइप्ड आउट, लेकिन लगभग वो समय जब डायनासोरस अर्थ से वाइप्ड आउट हो गए, मतलब विलुप्त हो गए। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और जो मैमल्स का एज है वो अपने अस्तित्व में आया। मैमल्स क्या होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। ये डायनासोरस हैं, किसी टाइम पर इन्हीं का बोलबाला था अर्थ पर, ठीक है। हर टाइप की वेराइटीज़ थी डायनासोरस में, बहुत छोटे वाले थे, कुछ इसमें वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर डायनासोरस हैं, और ये आप कह सकते हैं ये सभी मैमल्स हैं, जिसमें से ह्यूमन भी मैमल में ही आता है। ये मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते हैं बल्कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस समय वो टाइम था जब डायनासोरस वाइप्ड आउट हुए और मैमल्स का अपना एक्सिस्टेंस आया, मतलब अस्तित्व आया, ठीक है। अब क्या होता है, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब जो लैंड मास है उसको कंट्रीज में सेपरेट होना पड़ा, मतलब लैंड मास क्या हुआ था, अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और एक ऐसे ग्लोब के रूप में शेप बन गई, मच मतलब एक अधिक ऐसे ग्लोब के रूप में शेप इसकी बन गई, एज वी नो इट टुडे, जिसको हम आज प्रेजेंट वर्ल्ड के रूप में जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 500 मिलियन साल तक तो जो गोंडवाना था वो अपने अस्तित्व में रहा, जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन उसके बाद में जैसे ही जैसे यहाँ पर मैमल्स वगैरह अस्तित्व में आए, मैमल्स ने बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचाई अर्थ पे आके, और उसके बाद में जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो आज
के समय जैसा बन गया, यानी कि धीरे धीरे करके चेंज हो गया। आगे चलते हैं भाई। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। देखिए अंटार्कटिका की विजिट करना आज के समय में क्या है, एक हिस्ट्री का पार्ट बनने के बराबर है। मतलब आप एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे अगर अंटार्कटिका की विजिट करते हैं तो। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा वहाँ जाकर कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम संभवतः कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर जा सकते हैं। ये वहाँ पर आपको जाके अनुमान लगाना पड़ेगा। एट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरेंट फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स। आपको वहाँ जाकर कॉर्डिलरेंट फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, ये कुछ पर्वतों के नाम हैं, ठीक है ना। ग्रेनाइट सीड्स के बारे में, उनके महत्व को आपको समझना पड़ेगा। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन लेयर है उसके बारे में आप, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो महत्व है वो समझना पड़ेगा। कार्बन, कार्बन के बारे में भी समझना पड़ेगा कि कार्बन ने कितना हमें ट्रबल किया है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब जो विकास कितना हुआ है अर्थ पर, डेवलपमेंट कितना हुआ है। एंड एक्सटिंक्शन, और विलुप्त क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब हम अंटार्कटिका के बारे में जाके जानकारी ले सकते हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, और जब आप ये सोचते हैं कि ये सब बातें केवल 1 मिलियन साल में ही हो जाती हैं, इट कैन गेट प्रेटी माइंड ब्लॉगिंग। तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ही माइंड ब्लॉगिंग हो जाता है, मतलब दिमाग को चकरा देने वाली बात हो जाती है, घुमा देने वाली बात हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो वो बोलती है यहाँ पर इमेजिन, यानी कि कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयस। तो आप इमेजिन करो कि कोई ऐसा समय था जब इंडिया नॉर्थ वर्ड की ओर बढ़ रहा था, मतलब नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था, जिसमें क्या है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बगल इट्स क्रस्ट। वह एशिया की प्लेट से जुड़ने के लिए इसकी क्रस्ट, मतलब इसकी जो प्लेट है उसको तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। एंड फ्रॉम द हिमालयस, और उसने हिमालय का निर्माण किया था। तो इंडिया की जो प्लेट है वो नॉर्थ की ओर बढ़ी, किससे जुड़ने के लिए, एशिया की प्लेट से जुड़ने के लिए। उसने कुछ एशिया की प्लेट को बकल कर दिया, और उसके बाद में वहाँ पर हिमालय का फॉर्म कर दिया, यानी हिमालय का निर्माण किया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो प्लेट थी वो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट से जुड़ने के लिए उधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गई। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करेंट। अब देखिए, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करेंट, इसका मतलब क्या है कि उसने एक ड्रेक पैसेज का क्रिएशन किया, ठीक है ना, जिसमें कोल्ड सरकमपोलर करंट, जहाँ से ठंडी जल धाराएं बहती हैं, सरकमपोलर करंट अभी हम आगे बताएंगे। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज, और ये अंटार्कटिका को हमेशा ठंडा रखती हैं। ये जो कोल्ड सरकमपोलर करंट हैं, पोलर का मतलब जो पोलर जो ध्रुवीय इलाके हैं उनकी तरफ से जो जल धाराएँ चलती हैं, ये जल धाराएँ क्या करती हैं, अंटार्कटिका को पूरी तरीके से ठंडा रखती हैं। डेसोलेट मतलब सबसे अलग रखती हैं, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इसको वर्ल्ड के बॉटम पर बनाए रखती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अंटार्कटिका का एकदम से इस तरीके का शेप देती हैं। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूज आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। अब वो बोलती हैं, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय लोगों के लिए 2 सप्ताह तक एक ऐसे स्थान पर रुकना जहाँ पर लगभग अर्थ का 90% पार्ट बर्फ से ढका रहता है, वो एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, एक मतलब कष्टदायक पहलू था। तो क्या है, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो टिशानी डोसी है, ये सुबह उठकर सूर्य की पूजा करती है, तो वो बोलती हैं कि मेरे जैसे जो साउथ इंडियन लोग हैं जो मेरे साथ आए हैं, उनके लिए 2 सप्ताह तक, लगभग 2 सप्ताह तक एक ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर लगभग अर्थ का 90% भाग बर्फ से ढका हुआ है, वो एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, मतलब कष्टदायक पहलू है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, यह केवल सर्कुलेटरी के लिए नहीं है, मतलब रक्त संचार के लिए नहीं है, सर्कुलेटरी का मतलब रक्त का संचार, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, और शरीर की रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं है। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, जैसे आप ठंडे इलाके में जाएंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जब बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है ना, फंक्शंस वी कैन से। तो मेटाबॉलिक का मतलब जो रासायनिक क्रियाएं हैं शरीर में जो होती हैं, वो भी आप जानते हैं कि जब बॉडी का सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं।
तो ये कहती हैं ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि वहाँ पे सूर्य निकलेंगे तो मेरी मेटाबॉलिक रिएक्शन सही से नहीं होगी, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि क्या ये चीज़ें कल्पना के लिए है, इसकी कल्पना लोगों को करनी चाहिए। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। अब यहाँ पर क्या है, इस अंटार्कटिका पर टहलना एक पिंग पोंग बॉल में टहलने के बराबर है। एक बड़ी पिंग, जाइंट का मतलब बड़ी, बड़ी पिंग पोंग बॉल में टहलने के बराबर है। अब देखिए पिंग पोंग बॉल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसको पिंग पोंग बॉल कहा जाता है, ठीक है। अब ये पिंग पोंग बॉल लगभग गोल है, तो यहाँ पर ये बोल रही हैं कि ऐसे हम एरिया में पहुँच गए तो ये जाइंट पिंग पोंग बॉल हो और इसमें क्या है लगातार हम ऐसे घूमते रहें, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि अगर ये पीली है तो हर तरफ पे हमें पीला ही पीला दिखाई देगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पिंग पोंग बॉल की कंपैरिजन कर दिया है अंटार्कटिका से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी हर जगह उनको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वाइट लैंडस्केप है और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पिंग पोंग बॉल में घूमने के बराबर है वहाँ पर, मतलब घूमना। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और वहाँ पर कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है। मतलब आप तो जानते ही हैं कि अंटार्कटिका जो प्लेस है वहाँ पर किसी भी टाइप का आपको ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पर मनुष्य नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, ना तो वहाँ पर ट्रीज हैं, बिलबोर्ड्स भी नहीं है और बिल्डिंग्स भी नहीं है, नथिंग। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। अब यहाँ पर क्या है, अर्थली सेंस बिल्कुल भूल जाएंगे, जो आप अर्थ पर जो पर्सपेक्टिव होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका सेंस आप यहाँ पर जाके भूल जाएंगे। एंड टाइम हियर, और समय भी आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा। द विजुअल स्किल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। अब आपका जो विजुअल स्किल है, मतलब जो आपकी जो नज़र है वो मोस्टली कहाँ पर रेंज करेगी, क्या आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे, छोटे से लेके टू द माइटी, बड़े बड़े जीव तक आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जिसमें माइस एंड माइटिस मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, एंड टू ब्लू व्हेल्स, और बड़ी ब्लू व्हेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एंड आइस वर्क्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े मिल सकते हैं, और इतने बड़े जैसे कि कंट्रीज़, मतलब कंट्रीज़ के जितने बड़े आपको यहाँ पर आइस वर्क मतलब बर्फ़ के टुकड़े आपको मिल सकते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। सबसे बड़ा जो लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था वो बेल्जियम के साइज़ का था, बर्फ़ का टुकड़ा। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। अब यहाँ पर डे जो रहता है, डेज हैं वो लगातार 24 आवर्स के लिए सरियल रहते हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रल समर लाइट। और दक्षिणी ग्रीष्मकालीन प्रकाश यहाँ पर आता है। देखिए ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिणी, और समर का मतलब ग्रीष्मकालीन लाइट, हल्का हल्का प्रकाश यहाँ पर आता है। एंड द यूबिक्विटस साइलेंस, और यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट। और यहाँ पर एक यूबिक्विटस साइलेंस रहता है। यूबिक्विटस का मतलब कह सकते हैं जो हर जगह पर प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेशनल एवलेंस और कैल्विंग आइस शीट। अब ये केवल तब इंटरप्टेड होता है, इंटरप्टेड का मतलब ये साइलेंस तब टूटता है जब या तो यहाँ पर कोई एवलेंस हो। एवलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बर्फ़ का जो पहाड़ है उसका टूटना, काल्विंग आइस शीट और जो बर्फ़ की कोई चादर है उसका टूटना। जब ये अक्सर ये चीज़ें जब टूटती हैं तभी ये जो यूबिक्विटस साइलेंस है ये तब इंटरप्टेड होता है, तभी टूटता है। उसके बाद में कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, मतलब इस प्लेस को क्या करता है, कॉन्सिक्रेट करता है। कॉन्सिक्रेट का मतलब हम क्या, का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्रेट्स का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सिक्रेट्स का मतलब होता है जैसे होली, मतलब किसी चीज़ को पवित्र बनाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो अवालेंस और काल्विंग ऑफ सीड्स ये क्या करती हैं, इस स्थान को होली बनाती है, मतलब एक पवित्र स्थान बनाती हैं, ठीक है ना। इट इज़ एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यह एक इमर्जन है, इमर्जन का मतलब एक कल्पना है जो आपको अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री से जोड़ने के संदर्भ में आपको फोर्स करेगा। मतलब आप न चाह के भी आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि हम किसी ना किसी तरीके से अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री पार्ट से जुड़ जाएं। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। और देखिए ह्यूमंस के लिए प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से ही अनुमान लगाना अच्छा नहीं है। मतलब ह्यूमन इसके लिए पहले से ही अपने आप में अनुमान नहीं लगा सकता है। तो आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट। अब ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या रहा है अंटार्कटिका पर, या अंटार्कटिका का ह्यूमन पर, ह्यूमन लिविंग्स है उस पर क्या इम्पैक्ट रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, बियरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ द जियोलॉजिकल क्लॉक। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अपने अस्तित्व में आई है वो लगभग 12,000 साल पहले ही आई है, ठीक है ना। बियरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, और अगर भूगर्भिक वॉच में अगर इस टाइम को देखा जाए
तो ये मात्र कुछ ही सेकंड हैं। इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। अब हमने इस छोटे से टाइम में क्या है, पृथ्वी पर पूरी तरीके से उथल पुथल मचा दी है। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेज, टाउन्स, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। हमने क्या कर दिया है, प्रकृति के ऊपर अपना जो प्रभुत्व है यानी कि अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। वो कैसे, विद आर विलेज, गांव बनाकर, टाउन्स बनाकर, सिटीज़ और मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ का मतलब जो महानगर होते हैं, बड़े बड़े जो नगर होते हैं उनको मेगा सिटीज़ बोलते हैं। तो ये सब बनाकर हमने अर्थ के ऊपर अपना डोमिनेंस पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources। तेजी से बढ़ती हुई, देखिए रैपिड का मतलब तेजी से बढ़ती हुई ह्यूमन की जनसंख्या ने क्या कर दिया है कि हम सभी को हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब सीमित संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। मतलब बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या की बढ़ती हुई के कारण हम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए यानी कि सीमित संसाधनों के लिए अदर जो स्पेसीज हैं, मतलब जो अन्य प्रजातियां हैं, उनसे आपस में बैटलिंग कर रहे हैं यानी कि लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एंड द अनमाइटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और अनमाइटिगेटेड मतलब अत्यधिक, या अनमाइटिगेटेड मतलब कभी खत्म न होने वाली, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलना, तो अत्यधिक जीवाश्म ईंधन के जलने से हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके जलने से पृथ्वी के चारों ओर यानी कि वर्ल्ड के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर इकट्ठी हो गई है। ठीक है ना, एक चादर इसने क्रिएट कर दी है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि वैश्विक तापमान के औसतन तापमान को बढ़ा सकती है, और डेफिनेटली ये बढ़ाएगी। तो हम सभी जानते हैं सबसे मेन पॉइंट क्या है कि देखिए हमारा अगर अर्थ का एक चैप्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम है कि सम सेज द अर्थ एंड विद फायर एंड सम सेज विद आइस, सम सेज विद डिजायर। मतलब कुछ अलग अलग लोग कहते हैं कि ये अर्थ का जो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आइस की वजह से होगा, कोई कहते हैं फायर की वजह से होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर तो मेन रीज़न क्या है कि आइस ही है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो आपकी आइस बेल्ट है अंटार्कटिका वाली, ये डेफिनेटली यहाँ से जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये मेल्टिंग होगी तो जो ओशियंस का जो वाटर लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और सुनामी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। हमारे समय की पर्यावरण डिबेट यानी पर्यावरण की बहस की क्लाइमेट चेंज एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्लाइमेट चेंज मतलब जो जलवायु का परिवर्तन है वो पर्यावरण की एक डिबेट में शामिल होना चाहिए। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वेस्ट यानी कि पश्चिमी अंटार्कटिक आइस बेल्ट है, जो आइस शीट है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट भी डिसरप्टेड, और जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट हैं वो पूरी तरीके से डिसरप्टेड हो जाएंगी यानी कि रुक जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्या संसार का अंत हो जाएगा, मे बी नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों बातें मतलब एकदम से श्योरली नहीं है। आइदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। दूसरे शब्दों में हम अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अंटार्कटिका इस बहस में सबसे ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल यह इसलिए नहीं है कि यह संसार का एक ही मात्र ऐसा स्थान है जो आइस बेल्ट से ढका हुआ है, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली पैलेस्टाइन, जो कि कभी भी ह्यूमन सेटलमेंट से ह्यूमन पॉपुलेशन से कभी भी सस्टेन्ड नहीं रहा, मतलब भरा हुआ नहीं रहा। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली पैलेस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और इस रेस्पेक्ट में हमेशा ही ये पैलेस्टाइन रहा है, पैलेस्टाइन का मतलब एकाग्र रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस। बल्कि इसलिए है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इसकी आइस कोर्स जो है, इसके बर्फ़ के जो लेयर हैं उनके नीचे लगभग आधा मिलियन साल की कार्बन रिकॉर्ड इसके लेयर के नीचे, आइस लेयर के नीचे
दफन हो रखे हैं यानी कि दबे हुए हैं। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, यदि हम वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ, यदि हम पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और उसको एग्जामाइन यानी उसका परीक्षण करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप इसको पता कर सकते हैं। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। Students on ICE, the program I was working with on the Sukalski, aims to do exactly did by taking high school students to the ends of the world। अब देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम है जिस पर मैं वर्क कर रही थी, और वो भी किसके द्वारा, ऑन द सुकाल्स्की यानी कि जो एकेडमिक जो जहाज था उस पर। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और इसका जो एम था इस प्रोग्राम का वो ये था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट को वास्तविक रूप से वहाँ पर टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड के वर्ल्ड के एंड पर ले जाया जाए, एंड प्रोवाइडिंग देम विद द इंस्पायरेशन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और इनको क्या है प्रेरणादायक शैक्षणिक अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर दिए जाएं, विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक नई समझ को जानने के लिए इनकी सहायता करेंगे, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और इसको जानने के बाद ये स्टूडेंट्स हैं अपने प्लेनेट की, अपने अर्थ की रेस्पेक्ट करेंगे। इट हैज़ बीन एन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब इस ऑपरेशन को चलते लगभग 6 साल हो चुके थे, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, और इसको लॉन्च किया था वो कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने किया था। Who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब ये जॉफ ग्रीन थे, वो सेलिब्रिटीज़, रिटायर्ड धनी लोगों को, क्यूरियोसिटी सीकर्स मतलब इन लोगों को लाते लाते यहाँ पर थक चुके थे। क्यूरियोसिटी सीकर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम समय अपने आप को दे पाते हैं किसी भी काम के लिए। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, मतलब वो कुछ ही समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, सीमित समय के लिए ही वहाँ पर अपना समय दे सकते थे। तो उन लोगों को ला कर यहाँ पर ये थक चुके थे, इसलिए इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, वो भी किसके लिए, स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम स्पेशली स्टार्ट किया गया था, क्योंकि बाकी लोगों को तो ला कर यहाँ पर ये थक चुके थे, क्योंकि वो लोग तो अपना लिमिटेड समय ही यहाँ पर दे सकते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स a life-changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम पर वो जो कैनेडियन एक्सप्लोरर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ऑन आइस पर इन फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो भविष्य के नीति निर्माता हैं, भविष्य पीढ़ी के नीति निर्माता हैं, इनको ऑफर्स करते हैं इस प्रोग्राम के लिए अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, इस उम्र में जीवन को बदलने का एक अनुभव यहाँ पर ऑफर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो जॉफ ग्रीन है वो भविष्य के नीति निर्माताओं को जीवन को बदलने के अनुभव का इस छोटी सी उम्र में एक अपॉर्चुनिटी देते हैं व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, क्योंकि इस उम्र में ये बच्चे हर नई चीज़ को सीखने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, और कितना भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो वो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए मतलब एक्साइटेड होते हैं। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। अब इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, इस सफल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, वो ये था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि यह तो असंभव है कि आप साउथ पोल के कहीं भी किसी भी इलाके में जाएं एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और आप उससे प्रभावित ना हो, तो ये तो एकदम से असंभव था। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बैठकर आराम से अपने आप को कोसना या अपने आप को दोषी बनाना, ठीक है ना, ब्लेस का मतलब कोसना या दोषी बनाना, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब बहुत आसान है, बहुत इजी है। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स, मतलब जो पोलर आइस कैप्स हैं उनके मेल्टिंग के बारे में, उनके पिघलने के बारे में अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर बैठकर, अपने कंफर्ट जोन पर बैठकर उनके बारे में सोचना बहुत ही आसान है। बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रेटिंग एंड आइस स्लैब्स कोलैप्सिंग, और जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को रिट्रेटिंग होता हुआ देखते हैं, खिसकता हुआ देखते हैं, एंड आइस स्लैब्स कोलैप्सिंग, और आइस स्लैब्स को यानी कि बर्फ़ के टुकड़ों को टूटता हुआ देख सकते हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल।
तो आप इस बात को रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता है वो बिल्कुल वास्तविक है, मेरे को एकदम सही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बैठ के अगर ये अनुमान लगाते रहें कि आइस कैप जो है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, जो आइस बेल्ट है, इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये बहुत आसान है। लेकिन जब आप आंखों से ये चीज़ें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो यहाँ पर थ्रेट है, जो चिंता है, वो एकदम से सही है। अब आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जिनको नहीं पता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं, ये एक डायग्राम दिया है, ये लैटिट्यूड है, ये वाली जो लाइंस है, ठीक है ना, ये जो लाइन दी है ये इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन है इस तरीके से इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अक्षांश। ये वाली जो रेखा होती है, ये लाइन जो होती है वो अक्षांश वाली होती है, और जो ये वाली लाइन है उनको हम देशांतर बोलते हैं। ये देखिए अर्थ पर क्या है, अक्ष को बता दिए कि कितना अच्छा है। यहाँ पर जैसे 0 डिग्री ये इक्वेटर में आ जाता है, उसके बाद में 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये वाली जो लाइन है इसमें मेरिडियन लाइन ये वाली है, ठीक है ना, GMT जिसको बोलते हैं, ये मेरिडियन लाइन है, इंग्लैंड के पास से होकर निकलती है। और ये लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये देशों के अंतर को बताता है कि यहाँ पे देशांतर का मतलब देशों के अंतर। जैसे ये सपोज करिए यहाँ पर फ्रेंच है, फ्रेंच के बाद यहाँ तक अगर आते हैं तो यहाँ ये इंडिया का इलाका हो जाता है। तो यहाँ इंडिया इससे कितना लॉन्गिट्यूड पर है, तो ये आप गैस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर simple ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। अब देखिए अंटार्कटिका, क्योंकि इस पर क्या है, एक सिंपल इकोसिस्टम है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब इसका बहुत ही साधारण सा इकोसिस्टम है, यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता भी यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। तो ये अंटार्कटिका क्या है, सबसे परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने का कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी बदलाव होता है, ठीक है ना, लिटिल का मतलब थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में बदलाव होता है, कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा रिपरक्यूशंस हो सकता है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब आप सबसे सूक्ष्म घास ले लीजिए जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन, सबसे छोटी वाली घास ले लीजिए। तो कहने का पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो अंटार्कटिका जो प्लेस है उसमें बहुत ही सिंपल सा इकोसिस्टम है, यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, और बायोडाइवर्सिटी अन्य प्रकार की जैव विविधताएं भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। इसी वजह से क्या है कि ये सबसे अच्छा स्थान है ये स्टडी करने का कि अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सबसे छोटी जो सूक्ष्म घास है फाइटोप्लैंक्टन, उसको ले लीजिए। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन। अब ये सबसे छोटी उस समुद्री घास होती है जो पूरे दक्षिणी ओशियन यानी दक्षिणी महासागर की फूड चेन को मतलब पोषण देती है, ठीक है ना। तो पूरा फूड का एक चेन बनाए रखी है ये फाइटोप्लैंक्टन। These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon। अब ये सिंगल सेल की जो प्लांट्स होते हैं, ये जो घास होती है, वो सूर्य की एनर्जी को, जो सन है उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करती है। एसिमुलेट का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करती है, ठीक है ना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। और जो यहाँ पे एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, कार्बन। तो कार्बन वाली जो एनर्जी है उसको एसिमुलेट करती है एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ। तो यहाँ पे क्या करती है ये कि सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वंडरस, और विचित्र प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करती है। तो देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण, क्रिएट करना। तो दोबारा से समझ लीजिए, ये एक सिंगल सेल प्लांट्स होती है, मतलब सिंगल सेल वाली घास होती है जो सूर्य की कार्बन वाली एनर्जी को एसिमुलेट करती है, ठीक है ना, जिसको एब्जॉर्व करती है, और उसके बाद में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, विचित्र ऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे तो आप देख सकते हैं इमेज में, ये सिंगल सेल की फाइटोप्लैंक्टन ग्रास है जो मोस्टली अंटार्कटिका के इलाके में पाई जाती है, ठीक है। आई होप आपकी ये इजीली समझ में आ गई होगी। देखिए सिंगल सेल वाली है, इसका काम यही रहता है कि पहले तो ये पूरे सदर्न पार्ट है जो, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य तो है नहीं, छोटे मोटे जीव हैं तो वो इसी घास को खाते हैं, तो उनके लिए एक तो फूड चेन बनी हुई है। दूसरा ये सनलाइट से जो कार्बन आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद में इनको सिंथेसाइज करती है।
अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्या करती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसको करती है, जैसे कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. साइंटिस्ट ऐसी चेतावनी देते हैं, तो साइंटिस्ट क्या वार्न करते हैं, वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कि अगर ओजोन लेयर में और अधिक डिप्लेशन हुआ, मतलब उसमें और अधिक उसका अगर विनाश हुआ, डिप्लेशन हुआ, तो विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो ये क्या करेगा ओजोन लेयर कि फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अफेक्ट करेगा। तो फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पर सदर्न पार्ट में जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ करती है उनको अफेक्ट करेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। तो इससे क्या होगा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो मैरिन इलाके, मैरिन का मतलब जो समुद्री इलाका है उसमें रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं उस इलाके के, उनको अफेक्ट करेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो पूरे ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी पूरी तरीके से अफेक्ट करेगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन अगर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो इससे ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो भी, यानी कि वैश्विक कार्बन का जो चक्कर है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, साथ में यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो भी पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एक्सिस्टेंस। फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टिकोण में जो ये फाइटोप्लैंक्टन है इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है ना, इसके अस्तित्व के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए और बड़ी चीज़ें अपने आप ही अस्तित्व में रहेंगी। तो आप छोटी चीज़ों को जब तक नहीं देखेंगे, उनका अगर टेक केयर नहीं करेंगे, तो बड़ी चीज़ें तब तक अपने अस्तित्व में नहीं आएंगी। आगे देखते हैं वॉक ऑन द ओशियन। अब ओशियन पर इन्होंने वॉकिंग भी की, वहाँ पर चल के भी देखा। तो माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एम्फेनिसीज। तो मेरा अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इस प्रकार की एपिफेनिस से ही भरा हुआ है। सॉरी, एपिफेनिस क्या होता है, मतलब इसी प्रकार के कुछ भयानक अनुभवों से भरा हुआ है। बट द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ वो तब हुआ जब मैं अंटार्कटिका के 60.55 डिग्री साउथ इलाके में मैं पहुंच चुकी थी। द सुकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island। अब जो सुकाल्स्की था, यानी कि जो जहाज था, नोवेल शिप था, वो क्या है, एक बड़े पेंसुला, एक बड़े प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के बीच में उसे एक बर्फ का टुकड़ा था, उसमें जाके फंस गया। वेज का मतलब होता है फंस जाना, ठीक है ना, उसमें फंस गया। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें आगे जाने से रोक रहा था। मतलब ये जो टैडपोल और पेंसुला था ये हमें आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। अब कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम सभी यहाँ से मुड़ जाएंगे और नॉर्थ की ओर यात्रा करेंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। लेकिन इससे पहले कि हम सभी लोग उतरते, ठीक है ना, इससे पहले कि हम सभी लोग मुड़ते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। तो हम सभी से गैंग प्लैंक पर चढ़ने के लिए बोला गया। एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन पर मतलब पैदल चलने के लिए बोला गया, ठीक है। इंस्ट्रक्टर का मतलब हो सकता है, हम कह सकते हैं निर्देश दिए गए। तो गैंग प्लैंक क्या होती है, जो छोटी छोटी नावें होती हैं उन पर चढ़ने के लिए हमसे बोला गया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। इसलिए हम जो टोटल 52 लोग थे वहाँ पर, उन सभी ने क्या किया, गोरटेक्स पहन लिए। देखिए गोरटेक्स का मतलब क्या होता है, जो पानी में तैरने वाले जो कपड़े होते हैं। ग्लेयर्स का मतलब जो चश्मे लगाते हैं उनको ग्लेयर्स बोलते हैं। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। और हम एक ऐसे स्टार्क वाइटनेस पहने, मतलब इतने बड़े सफ़ेद लैंडस्केप पे हम चलने वाले थे, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, जो कि बहुत दूर दूर तक ही फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर चौड़ी बर्फ की मोटी चादर थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रेथिंग सॉल्ट वाटर। और इसी के नीचे लगभग 180 मीटर नीचे जाने पर एक ताजे पानी का, सॉरी सॉल्ट वाटर, मतलब सांसें ले रहा था। सॉल्ट वाटर का मतलब कह सकते हैं नमकीन पानी, जो समुद्री पानी है वो उसके नीचे बह रहा था।
In the periphery, crab-eater seals were scratching and stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of the banyan tree. और इसी क्रम में क्या है, क्रैब बीटर जो थे, मतलब केकड़े को खाने वाली जो सील्स थी, है ना, सील मछलियाँ कह सकते हैं, वर स्ट्रेचिंग, वो एकदम से अपने आप को फैलाए हुए थी, एंड सनिंग देमसेल्फ टू आइस फ्लोज मच लाइक स्टे डॉग्स, और इस प्रकार से बर्फ़ के टुकड़ों पर लेटी हुई थी, मतलब लेट के धूप ले रही थी, जैसे कि बरगद के वृक्ष के नीचे आवारा कुत्ते लेटे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सील्स जो थी, सील मछलियाँ थी, वो जो क्रैब बीटर थी, मतलब केकड़ों को खाने वाली, वो वहाँ पर लेटी हुई थी। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ रेवल्यूशन, यह कुछ नहीं थी, बस एक कल्पना थी। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, मतलब हर चीज़ वहाँ पर किसी न किसी एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, देयर 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 जलाशयों और बहुत से इकोस्फीयर को पार करने के बाद, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। मैं अभी भी अपनी अर्थ की ब्यूटी के बैलेंस के बारे में अभी भी आश्चर्यचकित थी, मतलब जो हमारा अर्थ है, जो प्लेनेट है, वो किस प्रकार से अपनी ब्यूटी का बैलेंस बनाए हुए है, इसके में मुझे अभी भी आश्चर्य था। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। क्या होगा जब अंटार्कटिका ठीक उसी प्रकार का एक वार्म प्लेस बन जाए, गर्म स्थान बन जाए, जो कि ये पहले था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए यहाँ पर इसके चारों ओर बचेंगे। और वुड वी हैव गॉन दैट वे ऑफ द डायनासोरस, मैमोथ्स एंड वुली राइनोस, और क्या फिर डायनासोरस और वुली राइनोस की तरह और मैमोथ्स की तरह हम भी यहाँ से पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। डायनासोरस, मैमोथ्स और वुली राइनोस, मतलब जो गैंडे वगैरह होते हैं उनको राइनोस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे समाप्त हो गई थी, क्या उसी तरीके से हम भी समाप्त हो जाएंगे। हु इज टू से, अब ऐसा किसको कहना है ये तो कोई बता नहीं सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, लेकिन लगभग 2 हफ्ते छोटे बच्चों के साथ उस अंटार्कटिका पे बताने के बाद, जो कि हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनमें अभी भी अर्थ को बचाने की, इस वर्ल्ड को बचाने की विचारधारा है, एंड ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, और मेरा तो बस इतना ही कहना है कि ये सब घटनाएं मिलियन ईयर्स में ही हो सकती हैं, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, एक दिन से कोई भी डिफरेंस नहीं आ सकता है। आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।